अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे और ये आप अपनी बुक देख लिए। आपके बुक का नाम है अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन करते हैं और देखते हैं आपके पीएफ आपका कंटेंट में सिलेबस क्या है। तो हम कंटेंट ओपन कर लेते हैं। कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए आपके पीएफ फर्स्ट में जो हमने चैप्टर कराए थे वो 4 चैप्टर थे, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 चैप्टर हमने किस में कराए थे? पीएफ फर्स्ट में। अब हमें किस में कराना है? SA1 का, यानी ये टोटल हमारा किसका है? SA1 का, यानी आपका हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने चैप्टर आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 चैप्टर आएंगे जिसमें से हम 5 1, 2, 3 एंड 4 करा चुके हैं। आज हम कराएंगे पार्ट 5 में चैप्टर नंबर 5 द लैंड ऑफ स्नो ग्रीनलैंड। ठीक है, पेज नंबर 28। 8 चैप्टर टोटल हैं जिसमें से 4 हम ऑलरेडी करा चुके हैं जो पीएफएस में आया था, और 4 और कराने हैं। ये टोटल 8 चैप्टर आपके SA का सिलेबस है, हाफ ईयरली का सिलेबस है। तो पार्ट 5 ओपन करिए, मतलब चैप्टर 5 ओपन करिए 28 पेज नंबर पे। तो पेज नंबर 28 ओपन करते हैं। चैप्टर 5 द लैंड ऑफ स्नो ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड जगह का नाम है जिसे हम लैंड ऑफ स्नो के नाम से जानते हैं। टॉप पर हमें हर बार की तरह क्या लिखना है? पार्ट 5 लिखना है, क्योंकि हमारा पार्ट 5 है। और उस दिन की डेट लिख दिएगा बच्चों, यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन कर दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। द पोलर रीजन्स आर फाउंड ऑन द फार साउथ एंड नॉर्थ एंड्स ऑफ द ग्लोब। अब जो हमारे पोलर रीजन हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? आर फाउंड ऑन द फार साउथ, बहुत दूर साउथ में, एंड नॉर्थ एंड ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब के बिल्कुल नॉर्थ वाले हिस्से में, बिल्कुल नॉर्थ के एंड वाले हिस्से में। ठीक है, हमें क्या मिलते हैं? ये पोलर रीजन मिलते हैं। पोलर रीजन किसे कहते हैं? जहाँ पर बर्फ़ होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पोल्स, जहाँ पर हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले रीजन को, उस जगह को हम क्या कहेंगे? पोलर रीजन कहेंगे। रीजन मतलब इलाका, अब पोल से बना है पोलर, पोलर वाला इलाका पोलर रीजन। ठीक है, दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे ठंडा इलाका, सबसे ठंडा इलाका है ये। कौन सा? पोलर रीजन। नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में जो रीजन है, जगह जो है। ठीक है, द पोलर रीजन्स lie between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere। जो पोलर, अगर आपको बुक दिखाई नहीं दे रही है बच्चों तो आप अपनी बुक ओपन करके बैठ सकते हैं, अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, मेरी ऑडियो सुनते रहिए और बुक अपनी ओपन कर लिए। तो ये क्या है? द पोलर रीजन लाई बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्थ वाला जो हमारा पोलर रीजन है, वो कहाँ से कहाँ तक आता है? आर्टिक सर्किल से एंड द नॉर्थ पोल। द पोलर रीजन लाई बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्किल के बीच वाला हिस्सा हमारा क्या होता है? ये हो गया हमारा नॉर्दर्न वाला, नॉर्दर्न साइड वाला नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? पोलर रीजन कौन सा हो गया? नॉर्थ वाला। नॉर्थ के साउथ साइड जो आ रहा है तो वो कौन सा पोलर रीजन हो गया? जो नॉर्थ वाले में आ गया। यानी द पोलर रीजन लाई बिटवीन द आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मतलब एक हमारा पूरा स्फेयर होता है, उसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ वाला हिस्सा ले लूँ, नॉर्थ वाला हेमिस्फेयर ले लूँ, आधा स्फेयर ले लूँ। हेमी का मतलब होता है आधा, स्फेयर मतलब बॉल शेप जो होता है हमारा। तो हेमी स्फेयर आधा, हेमिस्फेयर आधा शेप, स्फेयर का आधा हिस्सा जो नॉर्थ वाले में आता है, आधा साउथ वाले में आता है। तो जो नॉर्थ वाले में आता है उस जगह का जो पोलर रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिक सर्किल से लेके नॉर्थ पोल तक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड द एंटार्क्टिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और नीचे साउथ पोल से अगर हम देखें, ऐसे ग्लोब होता है, ऊपर नॉर्थ पोल वाला हो गया, इधर नीचे साउथ पोल वाला। तो नीचे साउथ पोल कहाँ से? एंटार्क्टिक सर्किल से लेके हमारा साउथ पोल तक, वो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर का क्या हो गया? पोलर रीजन हो गया। इट इज अ सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस ऑफ डेनमार्क एंड इट्स कैपिटल इज नुक। ये नक जो भी पढ़ सकते हैं, नुक पढ़िए इसे, खैर। इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस ऑफ डेनमार्क। इसका सेल्फ गवर्निंग का मीनिंग क्या है? सेल्फ गवर्निंग का मीनिंग है जो खुद ब खुद अपने आप को गवर्न करें। मतलब ये सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस ऑफ डेनमार्क है। डेनमार्क के यहाँ पर खुद ब खुद अपनी गवर्नमेंट है, अपने लॉ और ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट है, इनकी अपने ही कानून चलाते हैं। मतलब खुद गवर्न करना, खुद अपने कानून बनाना, चलाना। एंड इट्स कैपिटल इज़ नुक। और इसकी जो कैपिटल है, जैसे हमारी कैपिटल है दिल्ली की, डिफरेंट कैपिटल्स के नाम है हमारे जैसे, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है? इसकी कैपिटल के नाम क्या है? नुक। मतलब जो हमारा ये लैंड ऑफ स्नो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है? नुक।
अर्लियर इट वॉज नोन एज गॉड थब या गॉथ हैब, जो भी पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। तो पहले से किस नाम से जाना जाता था? गॉड थैब के नाम से। किसके नाम से? गॉड थैब के नाम से। किसे जाना जाता था? ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड का पहला नाम क्या था इसका? पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? गॉड थैब। द फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड ग्रीनलैंड वॉज एन एक्सप्लोरर कॉल्ड एरिक। जो पहला यूरोपियन जो कि यहाँ पर गया था, विजिट करा था, जिसने, जो यहाँ पर पहली बार गया था ग्रीनलैंड में, वॉज एन एक्सप्लोरर कॉल्ड एरिक, जिसका नाम जो कि एक एक्सप्लोरर था। और किस नाम से जाना, उसे क्या नाम दिया उसने? एरिक द रेड, ठीक है, एरिक द रेड नाम दिया इसने। ही गेव द आइलैंड इट्स नेम, इसने इस आइलैंड का नाम खुद का नाम दिया, मतलब एरिक इसका नाम होगा तो इसने एरिक द रेड के नाम से इसने इसका नाम दे दिया कि इसे हम एरिक द रेड या एरिक नाम बुलाएंगे इस आइलैंड को। किसे आइलैंड को? ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जिसका पहले नाम क्या था हमारा? गॉड थैब, और इसने नाम दिया था एरिक। लोकेशन क्या है इसकी? अब अगर आप जाना चाहें तो इसे कहाँ पर है, मैप पर कैसे देखेंगे, ग्लोब पर कैसे देखेंगे? तो लोकेशन कहाँ है इसकी? ग्रीनलैंड लाइज बिटवीन 590 एंड 840 नॉर्थ लैटिट्यूड। अगर हम नॉर्थ साइड देखें तो इसका 590 से 840 नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई करता है ये, एंड 110 एंड 740 वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और 110 से 740 वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करता है ये, मतलब इतना एरिया इसका कवर करता है। The Atlantic Ocean, the Greenland Sea and the Arctic Ocean surround Greenland। जो हमारा एटलांटिक ओशियन है और जो ग्रीनलैंड सी है और जो आर्टिक ओशियन है वो ग्रीनलैंड को तीनों तरफ से, चारों तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है ग्रीनलैंड के? एक तो है हमारा एटलांटिक ओशियन, एक है ग्रीनलैंड सी, एक है आर्टिक ओशियन। इसने क्या कर रखा है? ग्रीनलैंड को घेर रखा है। द बैफिन बे इज़ टू द वेस्ट, और जो हमारा बैफिन बे है वो इसके वेस्ट साइड में है, ठीक है, मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसमें कि बैफिन बे जो है इसके वेस्ट साइड में है। किसके वेस्ट साइड में है? ग्रीनलैंड के। ग्रीनलैंड लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है, मतलब अगर हम देखें तो ये अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का ही एक पार्ट है, उसी के कॉन्टिनेंट में ही आता है ग्रीनलैंड। इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड क्या है? ग्रीनलैंड। फिर क्या है हमारा? ग्रीनलैंड इज़ ओनली 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैनेडा, और ये हमारा ग्रीनलैंड जो है खाली कनाडा से 16 किलोमीटर दूर है। अगर आप कनाडा में हैं तो 16 किलोमीटर दूर है वहाँ से। अगर आप कनाडा से जाना चाहते हैं ग्रीनलैंड में तो सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर, आपको 16 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है? कैप मॉरिस जेसस द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन ग्रीनलैंड। तो ये जो कैप मॉरिस जेसप है ये क्या है? द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन ग्रीनलैंड। जो पूरे दुनिया का जो नॉर्थर्न मोस्ट टिप है, मतलब नॉर्थ वाला जो बिल्कुल टिप है, मतलब जो नॉर्थ में बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, ठीक है, मतलब जो हमारा नॉर्थ पोल में बिल्कुल लाई करता होगा, बिल्कुल वर्ल्ड का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, लास्ट टिप, ठीक है, नॉर्थर्न मोस्ट टिप, वो क्या है? कैप मॉरिस जेसप, और ये इसी ग्रीनलैंड में ही आता है, इसी ग्रीनलैंड में सिचुएटेड है, ठीक है। It is the largest island covering an area of about 21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख यानी 21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर खाली इसका एरिया है, मतलब ये इतना बड़ा है, इसीलिए तो इसे वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कहा जाता है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है, वरना छोटे छोटे टापू होते हैं, ठीक है, कुछ एरियाज़ में, और या तो फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड के नाम से, जिसे ग्रीनलैंड नाम दिया गया है। और इसका एरिया कितना है? अगर हम एरिया निकालेंगे तो 21,75,000 यानी 21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर क्या है ये आगे आप जाके समझ जाएंगे। इट एक्सटेंड फॉर अबाउट 2,680 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो इसकी जो चौड़ाई या लंबाई ये कह लिए, या इसकी जो डिस्टेंस है वो 2,680 किलोमीटर है नॉर्थ से साउथ तक, एंड 1,280 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और इसका ग्रीनलैंड का जो हम इसका ईस्ट से वेस्ट देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस या इसकी एक्सटेंड या इसकी
चौड़ाई या इसकी दूरी जो भी कह रहे हैं हम, वो क्या है 1280 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट। और हमारा क्या था ये 2680 क्या था हमारा नॉर्थ टू साउथ, 1280 क्या है हमारा ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हमने यही बतानी है और यही लोकेशन में आ गई इसकी, मतलब कहाँ डिस्टेंस है, कितना बड़ा है, किस जगह मौजूद है, नॉर्थ अमेरिका में है, सब चीज़ें बता दी हमने इसमें कि कनाडा से इतनी दूर है, अगर कनाडा में कोई है तो 16 किलोमीटर दूर पड़ेगा उसे। और कैप मॉरिस क्या है नॉर्थन मोस्ट टिप है जो कि इसी ग्रीनलैंड में सिचुएटेड है, इसी ग्रीनलैंड में मौजूद है। ठीक है, तो हमने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। नेक्स्ट क्या है हमारा, द कवरिंग ऑफ आइस इज नोन एज आइस कैप। जो आइस की कवरिंग होती है, जो आइस से ढक जाती है, किसी चीज़ का या किसी जगह का ढकना आइस से, उसे हम क्या कहते हैं आइस कैप बनना, यानी आइस कैप बन गया है, आइस की कवरिंग हो गई है, आइस से ढक गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आइस कैप। दिस आइस कैप मूव्स वेरी स्लोली टूवर्ड द ओशियंस। और ये जो आइस कैप्स है ना, ये बहुत ही हल्के, बहुत ही स्लोली ओशियंस की तरफ मूव करते हैं, मतलब बहते हैं। भाई आइस कैप है तो उनके थोड़ा बहुत तो पिघलेंगे, अरे हाँ मानते हैं ठंड है तो जम जाते हैं, मगर ये स्लाइड तो करेंगे ना। अगर हम बर्फ़ को छोड़ दें कहीं स्लाइड पे या किसी ढलान पे, तो क्या करेगा वो स्लाइड करना शुरू कर देगा, फिसलना शुरू कर देगा, चाहे वो घुले नहीं मगर फिसलेगी। ठीक है, तो द कवरिंग ऑफ आइस इज नोन एज आइस कैप। दिस आइस कैप मूव वेरी स्लोली टुवर्ड द ओशियंस। और ये जो आइस कैप्स हैं ये ओशियंस की तरफ बहुत हल्के हल्के बहती हैं। हल्के हल्के क्यों बहती हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि ज़्यादा पिघलती नहीं है, बहुत ही नॉर्मली बहुत ही कम पिघलती हैं, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट भी, इनका बहना भी हल्के होता है। ठीक है, अगर कोई सॉलिड पार्ट है और लिक्विड पार्ट है तो लिक्विड पार्ट ज़्यादा तेज़ बहेगा, मगर ये क्या है हमारा सॉलिड पार्ट है तो हल्के ही तो बहेगा, इसलिए बहुत हल्के हल्के टूवर्ड द ओशियंस की तरफ बहती हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ दिस आइलैंड इज अंडर परमानेंट आइस एंड इज लोकेटेड इन द आर्टिक रीजन। और इस आइलैंड का जो मेजर पार्ट है, मतलब जो काफ़ी हिस्सा है, ज़्यादातर हिस्सा जो इस आइलैंड का है वो क्या है अंडर परमानेंट आइस। परमानेंट मतलब ये कह लिए हर वक्त वहाँ पर बर्फ़ गिरी रहती है, बर्फ़ से ही ढका रहता है इसका आधा से ज़्यादा हिस्सा। मेजर पार्ट मतलब ज़्यादातर हिस्सा इस आइलैंड का बर्फ में ही दबा रहता है, बर्फ से ही ढका रहता है। एंड इज़ लोकेटेड इन द आर्टिक रीजन। और किस रीजन में है ये वाला हिस्सा जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा गिरती रहती है, मतलब हर वक्त बर्फ़ ही रहती है, आर्टिक रीजन में। आर्टिक रीजन में ये हिस्सा है जहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ ही गिरी रहती है, बर्फ़ से ही ढका रहता है ये आइलैंड। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द टुंड्रा रीजन। और ये टुंड्रा रीजन का पार्ट है। कौन सी जगह इस हिस्से, ये कौन सा हिस्सा है टुंड्रा रीजन का हिस्सा है। एज वी रीच नियर ग्रीनलैंड वी सी बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर। अगर हम ग्रीनलैंड के पास पहुंचेंगे, एज वी रीच नियर ग्रीनलैंड, अगर हम ग्रीनलैंड के पास पहुंचेंगे, वी सी बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर। हम क्या देखेंगे वहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े, ब्लॉक्स ऑफ आइस, बिग ब्लॉक्स ऑफ आइस, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े वहाँ पर किसमें बहते हुए पानी में आपको नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पानी भी इतना ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर इतना लो होता है कि वो जल्दी पिघलती नहीं है आइस। वो जो बर्फ़ के टुकड़े हैं तो वो बहते हुए नज़र आते हैं, स्लाइड करते हुए नज़र आते हैं, यहाँ तक कि झीलें जो नदियाँ होती हैं, ओशंस भी होते हैं ना, वो भी जम जाते हैं। दीज आर नोन एज द आइसबर्ग। और इन्हें हम क्या कहते हैं आइसबर्ग कहते हैं। ये जो बड़े बड़े टुकड़े जो ये कह लिए जो आइस के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, जो फ्लोट कर रहे होते हैं पानी के अंदर, इसे हम कहते हैं आइसबर्ग्स। ठीक है, आइसबर्ग्स आर अ ग्रेट डेंजर टू द शिप्स बिकॉज द शिप्स समटाइम्स हिट द आइसबर्ग एंड सिंक। ठीक है, जो आइसबर्ग होते हैं वो बहुत बड़ा खतरा होता है किसके लिए, शिप्स के लिए, जो जहाज़ होते हैं पानी के, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बनते हैं ये आइसबर्ग। क्यों, बिकॉज द शिप समटाइम्स हिट द आइसबर्ग एंड सिंक। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, रात में या कोहरे की वजह से, फॉग की वजह से क्या होता है, शिप को दिखाई नहीं देता कि सामने क्या है, हमारे आइसबर्ग है, पहाड़ है, कोई बर्फ़ का पहाड़ है जो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जमा हुआ है। तो क्या होता है, वो उससे टकरा जाता है, कभी कभी हिट द आइसबर्ग, उस आइसबर्ग को टकरा देता है, वो उससे टकरा जाता है एंड सिंक, जिसकी वजह से वो डूब जाता है। ठीक है, टाइटैनिक अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें भी यही होता है, एक बड़ा आइसबर्ग आ जाता है जिससे टाइटैनिक जहाज़ डूब जाता है। तो वही कह रहे हैं ये, जैसे कि आइसबर्ग जो होते हैं वो फॉग की वजह से या अंधेरे की वजह से जैसे नहीं दिखे कभी कभार, तो क्या हुआ, वो अचानक से उसे टकरा गया, फिर अचानक से जब टकराएगा तो भाई शिप तो हमारी डैमेज होगी, तो जिसकी वजह से डूब भी जाता है, सिंक, हमारा सिंक हो जाता है। सिंक मतलब होता है बच्चों डूबना। ये सारे वर्ड्स मीनिंग आपको याद होने चाहिए, आगे चल के आपको इन सब कुछ चीज़ों का, इन सब मीनिंग्स का, इन सब वर्ड्स का यूज़ करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप चाहे लिख लिया करिए जो मैं मीनिंग बताता हूँ। सिंक मतलब क्या होता है? डूबना। क्लाइमेट एंड वेजिटेशंस, अब हमने देख लिया लोकेशंस, अब देखेंगे हम क्लाइमेट और वेजिटेशन। वहाँ पर क्या उगाया जाता है, वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट। जो ग्रीनलैंड का क्लाइमेट है बच्चों, उसे हम पोलर क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? पोलर क्लाइमेट। पोलर मतलब जो पोल वाला हो, पोल मतलब नॉर्थ और साउथ पोल, तो ये पोल में ही तो है ग्रीनलैंड, इसीलिए हम इसके क्लाइमेट को कह देते हैं पोलर क्लाइमेट, क्योंकि ये कहाँ पर आ रहा है? पोलर रीजन। पोलर रीजन मतलब पोल वाले हिस्से में, पोल वाला हिस्सा मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हो गए हमारे पोल, और इसके यहाँ के क्लाइमेट को हम क्या नाम देते हैं? पोलर क्लाइमेट। ठीक है। इट रिमेन्स वेरी कोल्ड थ्रू आउट द एयर, और ये पूरे साल, लगभग पूरे साल ही ये बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। रिमेन्स मतलब रहना, लगभग पूरे साल ये ठंडा रहता है। रिमेन्स मतलब रहता है, थ्रू आउट द एयर मतलब पूरे साल। देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो 0 डिग्री, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है, जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, हमेशा 0 डिग्री से कम होता है। 0 डिग्री से कम होना मतलब बर्फ़ का गिरना, बर्फ़ जम जाना। ठीक है, 0 डिग्री पे बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा पूरे साल बर्फ़ रहती है। और ड्यूरिंग विंटर वन में नॉट सी द सन फॉर सेवरल मंथ, और विंटर सीजन के अंदर अगर हम देखें ना, तो अगर देखा जाए वहाँ पर, तो एक इंसान अगर ऐसे देखना चाहे ना सन को, तो कुछ महीनों के लिए तो सूरज भी नहीं निकलता है। निकलता है, हम मानते हैं निकलता है, मगर इतना कोहरा, इतना धुंध रहता है जिसकी वजह से सूरज नहीं दिखता, तो वही कहते हैं मे नॉट सी द सन फॉर सेवरल, मतलब कुछ महीने के लिए सूरज भी नहीं दिखता है। देयर इज़ हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कब? विंटर सीजन में। कोल्ड पोलर विंड्स बिलो, कोल्ड पोलर विंड्स बिलो एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 160 पर आवर, और जो कोल्ड पोलर, जो ठंडी पोल से हवा आती है, बिलो, विंड्स बिलो, जो बहती हुई आती हैं, वो कितनी स्पीड से आती हैं? एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 160 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हैं। मतलब अगर इस स्पीड के हिसाब से हम चलें तो 160 किलोमीटर की दूरी नाप चल जाएंगे हम, 160 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेंगे। कितनी देर में? कितनी देर में बच्चों? 1 घंटे में। इतनी तेज़ स्पीड होती है इसकी कि अगर हम इस हवा के स्पीड से चलें ना, तो हम 160 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। इतनी तेज़ हवा चलती है, और साथ में इतनी ठंडी होती है। सोचो कितनी यहाँ पर ठंड लगती होगी, है ना। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका होता है, इसीलिए इसे पोलर रीजन है। ये पोलर रीजन के नाम से इसे, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पोलर क्लाइमेट। इस क्लाइमेट का इट्स इन समर इट इज़ ब्राइट एंड सनी। समर के, गर्मी के मौसम में क्या होता है? ये चमकदार और सूरज वाला होता है। मतलब ऐसा नहीं कि खूब धूप पड़ रही है, हाँ सूरज रहता है, मगर थोड़ा बस चमकदार, ब्राइट रहता है, लगता है कि हाँ थोड़ा सूरज निकल गया, इस तरह से रोशनी आ जाती है। द सन शाइन्स ब्राइटली ऑल द 24 आवर्स इन मोस्ट अपार्ट, और जो सूरज है ना, वो 24 के 24 घंटे पूरे हिस्से में चमकता रहता है। अब सोचिए, अगर हम यहाँ देखें, जब ठंड के इलाके में देखें, तो कुछ कुछ महीनों तक क्या नहीं होता? सूरज ही नहीं निकलता, मतलब सूरज की रोशनी वहाँ पर पहुँच नहीं पाती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये पोल है, अब यहाँ से सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है, तो पहुँचते पहुँचते यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पोल पे थोड़ी ना पहुँच पाएगी, जो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा है, तो इस वजह से नहीं पहुँच पाती है। और जब हमारा ये रोटेट करता हो, जैसे भी अर्थ रोटेट करती हो, जो भी हो, तो ये क्या है? समर में यहाँ पर हमेशा, मतलब 24 घंटे क्या रहता है, काफ़ी हिस्सों में धूप रहती है, रोशनी रहती है, सूरज की रोशनी रहती है, किरणें रहती हैं। बट द टेम्परेचर इज स्टिल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। मगर ये मत सोचिए कि धूप हो गई तो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी सारी बर्फ़, या गर्मी हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर टेम्परेचर अब भी हमारा कि 0 डिग्री ही रहता है, 0 डिग्री से कम रहता है। बस ये रहता है कि हाँ धूप आ रही है, मगर ठंड में कोई कमी नहीं रहती, टेम्परेचर अब भी 0 डिग्री से कम रहता है। अरे भाई, अगर आप जो है धूप रहती है तो ठंडा पानी पीते हैं तो आपको सुकून मिलता है, ठंडक फील होती है। तो ये बताइए, सूरज के निकल गया तो उससे ये थोड़ी ना होगा कि बर्फ़ जो है उसकी ठंडक गायब हो जाएगी। तो बर्फ़ तो वहाँ पर बहुत सारी है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। अगर वो पिघलेगी भी तो तब भी तो टेम्परेचर कम ही रहेगा, ठंड तो रहेगी। तो इसलिए टेम्परेचर 0 डिग्री से बिलो ही रहता है वहाँ पर, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। और क्या होता है, इसी क्लाइमेट की वजह से द ट्रीज़ आर ऑलमोस्ट नॉट फाउंड इन ग्रीनलैंड।
जो पेड़ पौधे होते हैं ग्रीनलैंड में वो ज़्यादा ऑलमोस्ट ये कह लिए पूरी तरह से वहाँ पर पेड़ पौधे होते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इतना ख़राब टेम्परेचर, इतना ख़राब मौसम होने की वजह से वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। प्लांट्स लाइक ग्रासेस, मॉसेस, लाइकेंस एंड स्मॉल हर्ब्स ग्रो। और जो कुछ पेड़ पौधे उगते हैं वो कौन सी हैं? घासें हैं, जैसे ग्रासेस, मॉसेस, लाइकेंस एंड स्मॉल हर्ब्स आर ग्रोन। ये सारे पेड़ पौधे जो थोड़े थोड़े बहुत हैं वही उगते हैं। मोस्टली इनमें से काफ़ी काम के भी नहीं होते। एल्गी एंड फंजाई आर फाउंड अलोंग रॉकी क्लिफ्स। और जो एल्गी और फंजाई होते हैं, एल्गी और फंजाई आपने देखा होगा जब बारिश होती है दीवारों पे हरा हरा जम जाता है, उसे कहते हैं हम एल्गी। ठीक है, तो एल्गी और फंजाई जो है कहाँ मिलते हैं? रॉकी क्लिफ्स, जो पहाड़ों की चट्टान या कहीं पर मतलब जहाँ पर थोड़ी नमी होती है वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इन सम पार्ट ऑफ कोस्टल एरियाज सम स्मॉल ट्रीज विलो आर फाउंड। कुछ कोस्टल एरियाज़ में मतलब जो पानी के जो नदियों के किनारे होंगे, यहाँ पर जो पानी के या नदी के किनारे वाला हिस्सा होगा वहाँ पर क्या होता है? सम स्मॉल ट्रीज लाइक विलो आर फाउंड। कुछ छोटे पेड़ पौधे मिल जाते हैं जैसे कि विलो। ठीक है, विलो एक पेड़ है जिसके एग्जाम्पल दिए इन्होंने, वो वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वरना वैसे अगर देखा जाए नॉर्मली देखें अगर हम, तो वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा कम हैं। सम वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन सम पार्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। और कुछ इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में, साउथ वेस्टर्न कोस्ट के हिस्से में कुछ वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक है, मतलब ये देखा जाए तो फूड की वैरायटीज़, फ्रूट की वैरायटीज़, ये सारी चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर उगाने के लिए यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर, ऐसा कोई मतलब बारिश भी हो रही है तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर ही नहीं है, सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम प्लांटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रीज़ को प्लांट यहाँ पर नहीं उगा सकते। एनिमल लाइफ, अब यहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है, यहाँ के जानवर कैसे हैं, या जानवर जो हैं वो कैसे मदद करते हैं, या क्या यूजेज उसके। द लैंड मैमल्स फाउंड इन ग्रीनलैंड आर मोस्ट। जो लैंड के मैमल्स हैं, मैमल्स आपको पता होना चाहिए मैमल्स किसे कहते हैं। मैमल्स उन्हें कहते हैं जिनके बॉडी पर बाल होते हैं और वो अंडे नहीं देते। ठीक है, वो बेबी बॉर्न करते हैं। ठीक है, और वो अंडे नहीं देते। जो अंडे नहीं देते हैं वो क्या होते हैं? वो सारे मैमल्स होते हैं। और जो अंडे देते हैं वो मैमल्स नहीं होते। जैसे मुर्गी क्या है? वो मैमल्स नहीं है। और जो हमारा डॉग है वो क्या है? वो अंडा नहीं देता है, तो वो क्या है? हमारा मैमल्स है। और उसके बॉडी पे बाल भी हैं, तो जिसके बॉडी पे हेयर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? मैमल्स। ह्यूमन बीइंग जो हम लोग हैं, इंसान भी मैमल्स में आते हैं। अब इसमें कुछ मैमल्स एग्जाम्पल दिए हैं कुछ एनिमल्स की, जो मैमल्स हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड में मुस्क एक होता है, ऑक्स, ठीक है, और रेंडियर। ये रेंडियर एक डियर की ही एक जो हेरन होती है ना, उसी की फैमिली से ही होती है। रेंडियर तो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है। पोलर बियर एंड द वाइट आर्टिक वॉल्फ, और वहाँ की आर्टिक वॉल्फ। सम डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स एंड पिग्स आर ऑल्सो रेज बाय द इन्यूट्स। और यहाँ के कुछ जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो कि पाले जाते हैं, जैसे कि शीप, गोट, पिग्स आर ऑल्सो रेज बाय द इन्यूट्स। ठीक है, मैरीन एनिमल लाइक सील, वॉलरसेस एंड वेल्स इनहेबिट। और यहाँ के जो मैरीन एनिमल हैं, मैरीन मतलब जो पानी वाले हैं, कौन कौन से? व्हील, वॉलरसेस और वेल्स इनहेबिट यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे जो मैंने नाम बताए, ये सारे जानवर हैं यहाँ के। इनहेबिट ग्रीनलैंड। फिश सच एज कोड एंड रॉक फिश आर वेरी यूजफुल फॉर द इकोनॉमी। यहाँ की जो फिश है ना, सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी के लिए, जो पैसा कमाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दे, कौन सी है? कोड और रॉक की फ़िश और रॉक फिश, ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल फ़िश है यहाँ की। द ग्रीनलैंड शार्क इज़ एक्सप्लॉइटेड फॉर द ऑयल प्रेजेंट इन इट्स लिवर। अब यहाँ की जो एक परेशानी ये है, जो ग्रीनलैंड की जो शार्कें हैं ना, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें यूज़ किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। किस लिए? उसका तेल, उसके प्रेजेंट जो होता है, उसके लिवर में जो उसका तेल मौजूद होता है ना, जो ग्रीनलैंड में शार्क पाई जाती हैं, उसके लिवर में एक तरह का ऑयल मिलता है, तेल मिलता है, जिसे यूज़ करने के चक्कर में वो लोग उसे क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं, उसे मार देते हैं, उसका शिकार करते हैं। ये हस्कीज़ है, आर्टिक फॉक्स है, सील है, वॉलरस है, कुछ एग्जाम आपको पिक्चर्स दी हुई हैं आपको। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 30, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का क्या है यहाँ पर? फिशिंग इज़ द लाइफ लाइन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री ऑफ ग्रीनलैंड इकोनॉमी। जो फिशिंग है सबसे ज़्यादा, यही मतलब ये कह रही है, यही प्राइमरी इंडस्ट्री है ग्रीनलैंड की, लाइफ लाइन है, यही ज़िंदगी है। प्राइमरी इंडस्ट्री की जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर चल रही है, या इंडस्ट्री बेस कोई भी काम हो रहा है, उसका क्या मकसद है? फिशिंग के बेस पर। ठीक है, मछुआरे जो हैं, मछली मारना, मछली का पकड़ना, इसकी फ़िशिंग करना, मतलब यही इनका लाइफलाइन है, प्राइमरी इंडस्ट्री ऑफ ग्रीनलैंड इकोनॉमी।
द मोस्ट कमर्शियल रिसोर्स आर श्रिम्प, और जो मोस्ट कमर्शियल रिसोर्सेज हैं वो यहाँ के वो क्या हैं, श्रिम्प हैं, ठीक है। फिश प्रोसेसिंग इज द मेजर इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड। अब यहाँ पर ना खेती हो पा रही है, ना कोई बिजनेस चल पा रहा है, चल भी रहा है तो वो किस पर चल रहा है, फिशिंग पर। तो वही कह रहे हैं द मोस्ट कमर्शियल रिसोर्स फिश प्रोसेसिंग इज द मेजर इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड। जो फिश प्रोसेसिंग है हमारा यहाँ पर, यही मेजर इंडस्ट्री है ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पर काम कर रही हैं, फिश पर, फिश प्रोसेसिंग पर, ठीक है, मछलियों के ऊपर, मछलियों की इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, बेचना, पकड़ना, खाना, यही सारी चीज़ें। शीप आर रेज्ड इन स्मॉल नंबर्स इन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट, और भेड़ें जो होती हैं, शीप जो होती हैं यहाँ पर स्मॉल नंबर में रेज की जाती हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाई जाएंगी यहाँ पर, और वो भी जो पाई जाती हैं वो कहाँ पर, साउथ वेस्टर्न कोस्ट में, इसके साउथ वेस्टर्न कोस्ट वाले हिस्से में, वहाँ पर थोड़ी बहुत ही शीप पाई जाती हैं। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड इन द साउथ वेस्ट इज़ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और जो साउथ वेस्ट का बहुत छोटा हिस्सा है वही इस काबिल है कि जहाँ पर हम एग्रीकल्चर यानी खेती कर सकते हैं। एंड सम वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज़ आर ग्रोन, और कुछ तरह की सब्जियां ही यहाँ पर, कुछ तरह की सब्जियां ही, वेजिटेबल्स ही हम यहाँ पर उगा सकते हैं, जैसे कि हमारा पोटैटो यानी आलू, कुछ ही तरह की यहाँ पर सब्जियां उगती हैं, वो भी किस पार्ट में, साउथ वेस्ट के छोटे हिस्से में बिल्कुल। फॉर लास्ट 2 decades फोकस हैज़ बीन पुट टू टूरिज्म इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड, और 2 decades से अगर देखा जाए तो अब जो फोकस बढ़ा दिया गया है वो किस पर बढ़ा दिया गया है, जो वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ को लेकर, ग्रीनलैंड में लोग बाग घूमने भी तो आते हैं, तो उन्हें लेकर वहाँ पर उनके हिसाब से क्या कर दिया गया है, अपना पैसा कमाने का तरीका, क्योंकि क्या करें वहाँ पर कोई ना बिजनेस से ढंग का, ना काम कर सकते हैं, ना खेती कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जैसे भी कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर अब उन लोगों ने अपने टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करना शुरू कर दिया है। मतलब जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सामान बेचना या उनके कपड़े सेल करना या जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या उन्हें जगह प्रोवाइड करना या रहने की जगह देना, मतलब एक तरह से उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री ओपन करी इन्होंने, ठीक है, टूरिस्ट इंडस्ट्री। फिर क्या है, लाइफ ऑफ द पीपल, सब चीज़ें देख ली, अब ये देखना है वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है। लाइफ ऑफ द पीपल, लाइफ इज़ वेरी टफ इन ग्रीनलैंड ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट। वहाँ का जो ग्रीनलैंड की ज़िंदगी है, लाइफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ के हार्श क्लाइमेट होने की वजह से, यहाँ का सख्त क्लाइमेट होने की वजह से, यहाँ का ख़राब मौसम होने की वजह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्या है, टफ है, मुश्किल है, ठीक है। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा साइड वाले, ठीक है, जितने भी ये छुप रहे हैं थोड़ा, तो अपनी बुक आप ओपन करके रखिए। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड एस्किमोज, और जो नेटिव पीपल हैं ग्रीनलैंड के उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्किमोज। एस्किमोज आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो इग्लू में रहते हैं उन्हें एस्किमोज नाम दिया जाता है, मतलब जो पोलर एरिया में रहते हैं उन्हें नाम दे दिया गया एस्किमोज। हम लोग ऐसा कुछ हमें नाम नहीं दिया, जैसे हम इंडिया वाले हैं तो इंडियन, तो जैसे ये पोल में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, तो इन्हें एस्किमोज कहते हैं, और इनका मेनली जो घर होता है वो क्या होता है, इग्लू। आपने पुरानी बुकों में या पिछले चैप्टर में या पहले चैप्टर में या पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इग्लू और एस्किमोज क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो नेटिव पीपल हैं ग्रीनलैंड के, कौन हैं वो लोग, उन्हें क्या कहते हैं, एस्किमोज कहते हैं। यहाँ के जो मतलब रहने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एस्किमोज। द पीपल लिविंग इन ग्रीनलैंड आर नोन एज ग्रीनलैंडर और इन्यूट्स। जो लोग ग्रीनलैंड में रहते हैं उन्हें हम ग्रीनलैंडर्स के नाम से जानते हैं और इन्यूट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन्यूट्स के नाम से या ग्रीनलैंडर्स के नाम से जानते हैं। दे आर शॉर्ट एंड स्टाउट, वो छोटे कद और बौने कद के होते हैं। दे हैव नैरो ब्लैक आइज एंड फ्लैट फेस, और उनकी छोटी नैरो और काली आंखें होती हैं, फ्लैट फेस होता है मतलब चिपटा हुआ चेहरा होता है इनका। देयर स्किन इज़ कॉपर येलो इन कलर, और इनकी जो स्किन होती है, जो इनका खाल होती है, इनकी जो स्किन होती है वो कैसे कलर की होती है, कॉपर की जैसे कलर होता है ना, येलो कलर, पीला कलर, इस तरह से होता है इनकी स्किन का कलर।
दे वेयर थिक क्लोथ्स मेड ऑफ सील स्किन एंड फर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। और ये लोग थिक क्लोथ्स पहनते हैं, घने यानी मोटे कपड़े पहनते हैं। किससे बने होते हैं? मेड ऑफ सील स्किन, जो सील होती है उसकी खाल से बने हुए, एंड फर टू प्रोटेक्ट, उसकी खाल और फर से बने हुए कपड़े पहनते हैं। क्यों? टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, क्योंकि आपको पता है पूरे 12 महीने बर्फ़ ही गिरती रहती है, तो इतना आसान नहीं है हम नॉर्मल कपड़े पहन के यहाँ पर रह लें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर फर और उसकी स्किन को यूज़ करके, किसकी स्किन को? सील की स्किन को यूज़ करके कपड़े बनाते हैं और उसे पहनते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन वेयर हुडेड जैकेट कॉल पार्कस। और जो वहाँ के आदमी और औरतें होती हैं वो हुडेड जैकेट पहनती हैं। आपने हुडी नाम सुना होगा, हुडी कहते हैं एक जो ठंड में हम लोग कपड़े पहनते हैं, एक तरह की जैकेट टाइप की होती है हुडी, जिसमें कैप होता है। ठीक है, तो इसी कह रहे हैं हुडेड जैकेट, इसमें टोपी होती है, कैप होता है, और इसे क्या कहते हैं? पार्कस। द एस्किमोज आर एक्सपर्ट हंटर्स। और ये जो एस्किमोज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं हंटिंग में, बहुत अच्छे हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं बहुत अच्छे ये। दे यूज़ स्पेयर्स एंड हार्पून्स टू हंट फिश एंड सील्स। ये स्पेयर और हार्पून्स को यूज़ करके, ये हार्पून है, आगे नोक होती है, ये क्या करते हैं? इसे जो है जो मछली जो होती है उस पर चुबा देते हैं और उससे पकड़ लेते हैं। मगर इतना आसान नहीं होता, हम लोग नहीं कर सकते नॉर्मली। ये लोग इससे ट्रेन हैं, एक्सपर्ट हैं, ये लोग करते रहते हैं, इसलिए ये लोग ईजिली इससे यूज़ कर लेते हैं। दे यूज़ स्पेयर्स एंड हार्पून्स टू हंट फिश एंड सील्स। तो ये हंट करते हैं, शिकार करने के लिए, सील्स और मछलियों को पकड़ने के लिए ये हार्पून्स और स्पेयर्स को यूज़ करते हैं। दे आर रेयर डॉग्स कॉल्ड द हस्कीज़। इनके जो रेयर, जो खास जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, जिसे क्या नाम दिया है? जिसका क्या नाम है? हस्कीज़। हस्कीज़ के नाम से जाना जाता है। क्या है? ये बहुत ख़ास और बहुत अच्छे डॉग होते हैं। क्यों? हस्कीज़ हेल्प द एस्किमोज इन फाइंडिंग आउट द सील्स। हस्कीज़ जो है ना, इन्हें मदद करते हैं सील्स को ढूंढने में। अब इतने बड़े समुंदर में, इतने बड़ी जगह में कैसे ढूंढेंगे सील्स को कि सील्स कहाँ पर है? तो हस्कीज़ जो होते हैं वो सूंघ कर या जैसे भी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी के हिसाब से वो पता करके बता देते हैं कि यहाँ पर सील हैं, तो जिसकी वजह से इन्हें क्या होता है? आसानी होती है शिकार करने में। ठीक है, अपना शिकार ढूंढने में आसानी होती है। ग्रीनलैंडर्स हंट एनिमल फॉर देयर मीट, फैट्स एंड स्किन। जो ग्रीनलैंडर होते हैं वो एनिमल को, जानवरों को किस लिए ख़त्म करते हैं, किस लिए उनका शिकार करते हैं? फॉर देयर मीट, फैट एंड स्किन। उनके गोश्त के लिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ खाना नहीं रहता है तो उनके गोश्त को ही खाते हैं। फैट यानी उनकी चर्बी के लिए, एंड स्किन, और उनकी खालों के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना ही कोई कपड़े की इंडस्ट्री है या ना कोई कपड़े ऐसे बनाने की इंडस्ट्री है, तो उनकी खालों को ही वो यूज़ करते हैं अपने कपड़ों को बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी स्किन इस लायक होती है कि वो उस ठंड को झेल पाए, इसीलिए वो उनकी स्किन्स को यूज़ करते हैं अपने कपड़े बनाने के लिए, जिससे उन्हें ठंड ना लगे। फिर क्या है? द मीट ऑफ द एनिमल इज़ यूज्ड एज द चीफ फूड एंड ब्लबर ऑफ फैट एज फ्यूल। और जो मीट होता है वहाँ का, एनिमल का जो गोश्त होता है, वो चीफ फूड, जो मेनली जो वहाँ का खाना है, खाने के तौर पर यूज़ किया जाता है, खाने के तौर पर ये लोग यूज़ करते हैं एज अ चीफ फूड, है ना। एंड ब्लबर ऑफ फैट एज फ्यूल। और जो फैट है, जो चर्बी है, उसे फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, ईंधन के तौर पर। एनिमल बोन्स एंड टेंडन्स आर यूज्ड इन मेकिंग थ्रेड, निडल्स एंड हार्पून्स हेड्स। और जो हमारा हार्पून्स हेड होता है ना, इसका सर बनाने के लिए, जो नोकीला शिकार करने के लिए, अपने औजार बनाने के लिए, और एनिमल की जो हड्डियाँ और जो टेंडन होते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं? ये धागे बनाने के लिए, निडल्स सुई बनाने के लिए, और हार्पून यानी अपना औजार बनाने के लिए, जिससे वो शिकार करते हैं। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जानवरों के हड्डी और टेंडन्स को यूज़ करते हैं। द सिल्क ऑफ द एनिमल इज़ यूज टू मेक टेंट एंड बोट्स कॉल्ड कयाक्स एंड उमिएक्स। और जो सिल्क होती, स्किन होती है ना इनकी, द स्किन ऑफ द एनिमल, इनकी खालों को यूज़ करते हैं ये टेंट बनाने के लिए, मतलब जिसमें रहते हैं उसके टेंट बनाने के लिए, छप्पर बनाने के लिए, जो भी कह लो उसे, और बोट बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए, कॉल्ड कयाक्स एंड यूमेक्स, जिसे हम कयाक्स और यूमेक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट पेज नंबर 31 ओपन करिए। ये हमारा कयाक्स की फ़ोटो है, पिक्चर्स है। इन अर्लियर टाइम
द एस्किमोज यूज टू लिव इन इग्लूज। पहले ज़माने में एस्किमोज कहाँ रहते थे? इग्लूज में रहते थे। अब तो उन्हें घर अच्छा खासा घर बनाना आ गया और उसे इस तरह से मेंटेन करने आ गया कि ठंड भी ना लगे। पहले एस्किमोज इग्लूज में क्यों रहते थे? क्योंकि वो बर्फ़ के मोटी मोटी ईंटों से बनाते थे जिससे हवा पास नहीं होती थी और उन्हें ठंड भी नहीं लगती थी। अब आप कहेंगे बर्फ़ से बना रहे हैं, बर्फ़ तो वैसी ठंडी होती है ना, तो वो उसका भी जुगाड़ करते हैं। मगर आप ये सोचेंगे बर्फ़ का घर है वो तो पिघल जाएगा, नहीं, वहाँ तो बर्फ़ पिघलेगी नहीं, इतनी ठंडी है। तो बर्फ़ के जो रॉक्स होती हैं ना, पत्थर हैं, उससे बनाते हैं वो। इट इज़ अ डोम शेप हाउस, ये एक गुंबद की शेप का घर होता है। बट इन मॉडर्न टाइम्स मैनी ऑफ देम हैव शिफ्टेड टू स्मॉल टाउन्स एंड लिव इन वुडन हाउस। मगर आज के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में काफ़ी लोग इनमें से स्मॉल छोटे छोटे टाउन्स में, शहरों में क्या हो गए हैं? शिफ्ट हो गए हैं। एंड लिव इन वुडन हाउस, और लकड़ियों के घरों में रहना शुरू कर दिया है। अब आप सोचेंगे लकड़ियों के घरों में क्यों? क्योंकि ये लकड़ियों के घर इसलिए बनाते हैं अगर उसमें कुछ डैमेज हो तो ज़्यादा महंगा खर्चा ना आए उसे रिपेयर करने में। ठीक है, तो ऐसी जगहों में, पहाड़ी इलाकों में, ये जहाँ पर वॉल्केनो ज़्यादा फटते हैं, ऐसे इलाकों में लोग बाग लकड़ियों के घर बनाते हैं कि डैमेज होने के बाद उन्हें दोबारा ज़्यादा खर्च, उसे बनाने में ज़्यादा खर्चा ना आए। अगर हम अच्छा खासा महल तैयार कर देंगे तो वो टूटेगा तो ज़्यादा खर्चा करेगा, और लकड़ी का घर है, टूटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, इतना नुकसान नहीं होगा। इसलिए दे यूज़ राइफल्स फॉर हंटिंग, और ये अब हंटिंग के लिए, शिकार के लिए राइफल्स को यूज़ करते हैं। पहले जो अपने हाथ से बनाए हुए औजार थे उन्हें यूज़ करते थे, मगर अब जैसे जैसे ये भी मॉडर्न होते गए, इन लोगों ने भी क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना शुरू कर दी। इन प्लेस ऑफ कयाक्स, और कयाक्स की जगह पर फिर क्या यूज़ करना शुरू कर दिया? मोटर बोट्स हैव बीन मेड अवेलेबल टू देम। अब जो मोटर बोट होती हैं वो यूज़ करना शुरू हो गए ये लोग, क्योंकि कयाक्स जो है, मैं इसे जो है, कयाक्स जो है मोटर के बेस पर नहीं चलती थी, हो सकता है पैडल या डिफरेंट बेस पर चलती थी, मगर फिर बाद में इन्होंने मोटर बोट का यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब हल्के हल्के ये भी मॉडर्नाइज होना शुरू हो गए। एजुकेशन की बात करें कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, क्या हैं, कैसे हैं। मॉडर्नाइजेशन हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू स्कूल, मार्केट, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल एंड क्लब्स, पोस्टल एंड रेडियो सर्विसेज। अब मॉडर्नाइजेशन हुआ है भाई, तो खाली मॉडर्नाइजेशन ये थोड़ी नहीं है कि वहाँ पर लकड़ियों के घर बनाना शुरू कर दिए इग्लू से रहकर, और नाव जो थी उससे हमने फिर मोटर बोट बनाना शुरू कर दी। बहुत सारी चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें मॉडर्न होती हैं। जैसे स्कूल भी बनना शुरू हो गए मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ, मतलब यहाँ पर एजुकेशन स्टार्ट हो गई, मार्केट बनने लगी, लाइब्रेरीज आ गई, हॉस्पिटल्स बनाए गए, क्लब्स बनाए गए, पोस्टल और रेडियो सर्विसेज बनाई गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी टेक्नोलॉजीज यूज़ होने लगी, यहाँ पर भी दुनिया मॉडर्न होने लगी इस जगह की। नाउ चिल्ड्रेन आर सेंट टू स्कूल्स वेयर दे आर एजुकेटेड इन वेरियस सब्जेक्ट्स, और अब बच्चे जो है स्कूल भेजे जाने लगे जहाँ पर वो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे थे। दे आर एजुकेटेड इन वेरियस सब्जेक्टेड कनेक्टेड विद देयर नेचुरल सराउंडिंग एज वेल एज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो सारे सब्जेक्ट जो कि हमारे नेचुरल सराउंडिंग्स के बारे में बताता है, और एज वेल एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है। ये सारी चीज़ें ये लोग पढ़ने लगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब बच्चों, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का मैंने भी पहले बताया कि यहाँ पर क्या होता है, जो अभी मैंने एक बताया था ना कि जो हमारा डियर का मैंने बताया था कि डियर की फैमिली से ये उसे बांध लेते थे आगे, और पीछे जो है तख्ता टाइप का ये जैसे भी कुछ बना लेते थे, उस पर बैठ जाते थे, जिस पर सामान रख लेते थे, तो वो खींचता था उसे। ठीक है, वहाँ या डिफरेंट टाइप के डॉग होते थे, कुत्ते होते थे, वो बांध लिया करते थे उन्हें। जैसे यहाँ पर हम जो हमारा वो होता है ना, बैलगाड़ी होती है, तो हम बैल को बांधते हैं उसे खींचने के लिए, तो इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट एनिमल यूज़ करते थे ये लोग। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए यहाँ के? द मेजर एयरपोर्ट इज़ कंगरलुसॉक। यहाँ का जो मेजर एयरपोर्ट है, क्या नाम है उसका? कंगरलुसॉक। एयरपोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट एट कंगरलुसॉक। कंगरलुसॉक पर ही जगह है, मतलब कंगरलुसॉक जो है क्या है, जगह का नाम है, उसी के नाम से ही क्या है, एयरपोर्ट का नाम कंगरलुसॉक। कहाँ पर है ये? वेस्ट कोस्ट में। इंटरकॉन्टिनेंशियल फ्लाइट्स कनेक्ट ग्रीनलैंड टू कोपेनहेगन। तो जो ये इंटरकॉन्टिनेंशियल फ़्लाइट्स हैं, जो इधर उधर की फ़्लाइट्स हैं, वो ग्रीनलैंड से कैसे कनेक्ट है? कोपेनहेगन से। एज ऑफ मई 2007, मई 2007, एयर ग्रीनलैंड इनिशिएटेड ए सीजनल रूट फ्रॉम बाल्टीमोर इन द यूनाइटेड स्टेट। और जो एयर ग्रीनलैंड है, मतलब जो इन्होंने एयर से जो हमारा ये के लिए ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था, तो एयर के लिए, फ़्लाइट के लिए इन्होंने एक क्या किया, सीजनल रूट बनाया। कहाँ से इनिशिएट किया, शुरू किया कहाँ से? बाल्टीमोर इन द यूनाइटेड स्टेट बाल्टीमोर से इन्होंने एक एयर का रास्ता बताया, मतलब हवाई रास्ता इन्होंने शुरू किया। ठीक है,
कि हवाई रास्ता अगर कोई ट्रेवल करना चाहता है, हवा के ज़रिए आना चाहता है, एयर बाई एयर आना चाहता है, तो कहाँ से आएगा। फिर इसकी एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट आपको बुक में ही करनी है। अब तक तो याद होना जाना चाहिए, मैंने इतनी बार कह दिया आपको, जब भी पढ़ाता हूँ सब बताता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स ये भी आपको बुक में ही करनी है हर बार की तरह। ये भी ट्रू फॉल्स भी आपको बुक में ही रहने देना है हर बार की तरह। ओनली एंड ओनली यू हैव टू डू इन कॉपी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। खाली आपको क्या करना है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कॉपी में करना है, बाकी सब बुक में करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज टेक द करेक्ट ऑप्शन से। पहला क्वेश्चन, द ग्रीनलैंड लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। जो ग्रीनलैंड है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है बच्चों, ये किस में आता है, नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए है इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट का, इस पर आप टिक कर लिए। सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं, ग्रासेस भी, लाइकेंस भी, मोसिस भी। तो तीनों सही हैं, ये तीनों उगती हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे, यानी डी पार्ट हमारा हो गया। इस पर आप टिक कर लिए डी पार्ट पर, ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्या है, द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड। जो ग्रीनलैंड के नेटिव पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्किमोज। क्या नाम दिया जाता है उन्हें, एस्किमोज। बी पर टिक कर लिए एस्किमोज पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फोर्थ हमारा, डैश इज़ द लाइफ लाइन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री ऑफ ग्रीनलैंड इकोनॉमी। ग्रीनलैंड इकोनॉमी की जो प्राइमरी इंडस्ट्री की जो लाइफ लाइन है, ग्रीनलैंड इकोनॉमी की जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसकी लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, फिशिंग को। फिशिंग ही मेन यहाँ का कल्चर है, फिशिंग की ही मेन यहाँ का ऑक्यूपेशन है। तो आप यहाँ पर टिक कर दिए फिशिंग पर। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, मतलब यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसे यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। पहला क्या है हमारा, डैश इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में जो नॉर्थन मोस्ट मतलब बिल्कुल नॉर्थ वाला जो आखिरी हिस्सा है, कहाँ पर, ग्रीनलैंड में जो मौजूद है, वो क्या नाम है उसका, उसका नाम है कैप मॉरिस जेसस। ये हमारा हो गया फर्स्ट, कैप मॉरिस जेसस इसका नाम है। ये नॉर्दर्न मोस्ट टिप है ग्रीन, जो वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का, जो कि ग्रीनलैंड में मौजूद है। सेकेंड, द कवरिंग ऑफ आइस इज़ नोन एज। जो आइस की कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, आइस कैप कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। आप इस पर यहाँ पर लिख लिए आइस कैप, यहाँ पर कैप मॉरिस जेसस लिखना है, ये फिल करना है, इस पर ही नंबरिंग करके मत छोड़ दिएगा। फिर क्या है हमारा, ग्रीनलैंड डैश इज़ एक्सप्लॉइटेड फॉर द ऑयल प्रेजेंट इन इट्स लिवर। कौन सी चीज़ ऐसी थी, कौन सा जानवर या जो भी था जो कि एक्सप्लॉइट हो रहा था, जिसे मारा जा रहा था या जिसका यूज़ किया जा रहा था उसके ऑयल को निकालने के लिए, जो कि उसके लिवर में मौजूद है। तो वो कौन था, शार्क। जो ग्रीनलैंड की शार्क हैं उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या उसका शिकार किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ का जो उसमें जो उनके लीवर में ऑयल होता है उसके यूज़ के लिए वो लोग उसका शिकार करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, शार्क। इस पर आप 3 लिख लिए। फिर यह है, मॉडर्नाइजेशन हैज़ ऑल्सो गिवन राइज टू स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट, लाइब्रेरी। तो यहाँ पर कोई इन्होंने सही ब्लैंक्स नहीं छोड़ा है, ठीक है, ये हमारा गलत है, तो हमने इसे कट कर दिया है फोर्थ। ठीक है, आपको थर्ड तक ही पढ़ना है। फिफ्थ है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जितने भी हमारे ट्रू स्टेटमेंट हैं बच्चों, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे टी लिखना है। जितने भी हमारे फॉल्स स्टेटमेंट हैं, यानी जो गलत स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो गलत वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पर, उसके आगे हमें एफ लिखना है। पहला क्या है, आइसबर्ग आर ग्रेट डेंजर टू द शिप्स। जो आइसबर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा होता है शिप के लिए, यस, क्योंकि वो उसे टकरा सकते हैं और उसे डूब भी सकते हैं। तो हमारा हो गया ट्रू। यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट में टी, ट्रू। सेकंड क्या है बच्चों, लाइफ इज़ वेरी इजी इन ग्रीनलैंड ड्यू टू कंफर्टेबल क्लाइमेट। जो ग्रीनलैंड की लाइफ है, ज़िंदगी है, वो बहुत ज़्यादा आसान है। वहाँ का क्लाइमेट कंफर्टेबल है इसलिए नहीं, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ है, बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा बदतर बेकार क्लाइमेट है, हार्ड क्लाइमेट है, जिसकी वजह से वहाँ की लाइफ कैसी है, बहुत हार्ड है, टफ है। इन्होंने कहा ईजी है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पर लिख ली एफ। थर्ड क्या है, द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज अबव 0 डिग्री सेल्सियस इन ग्रीनलैंड। ये 0 डिग्री है, जो वहाँ का टेम्परेचर है बच्चों वो 0 डिग्री से बड़ा होता है ग्रीनलैंड में नहीं, हमेशा बिलो, हमेशा गर्मी में, सर्दी में, हर जगह, हर टाइम बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। थर्ड वाला भी हमारा फॉल्स, सेकंड वाला भी फॉल्स, खाली अभी हमारा ट्रू हो गया हुआ है पहला। चौथा देखते हैं, उमायक इस पुल्ड बाई रेंडर्स और हस्की। जो उमायक होती है, जो मैंने भी नाव का नाम बताया था, वो किससे खींची जाती है,
रेंडियर्स और हस्की जो जानवर हैं वहाँ के, वो खींचते हैं, इसे खींचते हैं। तो ये ट्रू है, तो आप इस पर लिख लिए टी। अब बच्चों इसकी हम क्या देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें किस में करना है, कॉपी में करना है। तो मैं आपके लिए इसकी कॉपी ओपन कर लेता हूँ। कॉपी ओपन करिए मैंने, देखिए चैप्टर नंबर 5 पार्ट 5 सब कुछ लिख रखा है मैंने, हेडिंग भी लिख रखी है, चैप्टर का नाम भी लिख रखा है। तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। पार्ट 5 चैप्टर नंबर 5 लैंड ऑफ स्नो ग्रीनलैंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इन तीनों को अंडरलाइन करना है। और पहली और आखिरी बात लास्ट है बिल्कुल, ये बार बार नहीं कहूँगा। मैंने पेन से किया है, आपको पेन से नहीं करना है। मैंने पेन से किया है, आपको पेन से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप फिफ्थ क्लास में पेन नहीं यूज़ होता। मैंने पेन से क्यों किया है, क्योंकि मोबाइल में साफ नज़र आए आपको, वीडियो में आपको साफ नज़र आए, इसलिए मैंने पेन का यूज़ किया है। ठीक है, तो सो प्लीज़ डोंट यूज़ पेन, यूज़ पेंसिल टू राइट ऑल दीज एक्सरसाइज इवन इन योर कॉपी और इन योर बुक। ठीक है, तो आप बुक में काम करें या कॉपी में काम करें, आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है बच्चों। पार्ट 5 चैप्टर नंबर 5 ऐसे लिख लिए, द लैंड ऑफ स्नो, चैप्टर का नाम ग्रीनलैंड। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग लिखी। पहला क्या है हमारा, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है बच्चों हमें। अभी हमने पढ़ा है पूरा ग्रीनलैंड की लोकेशन। तो यहाँ पर आंसर लिखा हमने, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ग्रीनलैंड। आंसर 1, ग्रीनलैंड लाइज बिटवीन 590 एंड 140 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 110 एंड 740 वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। The Atlantic Ocean, the Greenland Sea and the Arctic Ocean surround Greenland. The Baffin Bay is to the west. Greenland lies in the continent of the North America. बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, डिस्क्राइब करने लगे ना, इससे बताने लगे तो थक जाएंगे, मगर इसके बारे में बताते बताते थक जाएंगे। कि मतलब किसी चीज़ के बारे में कोई अगर हम चीज़ बता रहे हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं ख़त्म हो जाएगी कोई चीज़। तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो गया हमारा। आप देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करूँगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बड़ा आंसर है ये, आंसर तो है मौजूद है, क्लाइमेट और वेजिटेशन का पूरा एक पैराग्राफ है इतना बड़ा, कम से कम बुक में से। और कुछ भी चीज़ मैं छोड़ नहीं सकता, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट में कुछ नहीं छोड़ सकता, ना वहाँ की वेजिटेशन में कुछ छोड़ सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ा आंसर हो रहा था, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो आप भी ऐसे ही कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। जो ग्रीनलैंड के लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन, मेन काम क्या है, उनकी ज़िंदगी जो अपनी चलाते हैं वो किस काम को यूज़ करते हैं, वहाँ पर क्या काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द ग्रीनलैंड, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन के बाद एक लाइन आंसर लिखेंगे, फिर आंसर नंबर 3, फिशिंग इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, फिशिंग इज़ द लाइफ लाइन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। यहाँ के बाद नेक्स्ट पेज पे फिशिंग इज़ द लाइफ लाइन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, ऑफ ग्रीनलैंड इकोनॉमी द मोस्ट कमर्शियल रिसोर्सेज। यही हमारा क्या है, मोस्ट कमर्शियल रिसोर्सेज है ग्रीनलैंड इकोनॉमी का। और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा काम हो गया, यही हमारा वहाँ पर ग्रीनलैंड का काम है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के पीपल जो लोग हैं उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी को डिस्क्राइब करना है। तो ये थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि भाई छोटे सा हम किसी की ज़िंदगी, किसी के बारे में, उनका कल्चर, कास्ट, कलर, जो भी हम बताना चाह रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा बड़ा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड। मार्क यहाँ पर पॉइंट लगाया, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेंगे आंसर 4, लाइफ इज़ वेरी टफ इन ग्रीनलैंड ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट। द नेटिव पीपल ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड द एस्किमोस। These people are known as Greenlander or Inuits. They are short and stouts. They have narrow black eyes and flat face. They wear thick clothes made of skin and fur to protect themselves from cold. Both men and women wear hooded jacket called parkas. अभी भी इनके बारे में इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में बात ख़त्म नहीं हुई है मैंने, मगर यहीं पर आपको आंसर यहीं ख़त्म कर दिया है, वरना ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये बड़ा नहीं है, मैंने थोड़ा दूर दूर लिखा है और बड़ा बड़ा वर्ड लिखा है, इसलिए तो आपको बड़ा लिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, वैसे मुश्किल से बुक की 3 या 4 लाइन हैं, मैंने काफ़ी एक्सपेंड करके फैला के लिखा है, इसलिए थोड़ा ये आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, वरना बुक में देखेंगे 3-4 लाइन का ही है। तो आप आंसर देख लिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करता हूँ, नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। तो ठीक है, अब ओपन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और वहाँ के ट्रांसपोर्ट, ग्रीनलैंड के कम्युनिकेशन या वहाँ के ट्रांसपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, तो हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें ये पूछा गया है कि आप जो है वहाँ के ग्रीनलैंड के ट्रांसपोर्ट या उनके कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशंस के बारे में क्या जानते हैं। तो हमने ये पूरा जो उसका पैराग्राफ है वही लिखा है, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं है इसमें चैप्टर में इसके बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ ग्रीनलैंड, क्वेश्चन हो गया। आंसर नंबर 5, द मेजर एयरपोर्ट इज़
कैंगलुसेक एयरपोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कैंगलुसेक जगह है, वहीं पर उसका नाम भी वही है एयरपोर्ट का। मतलब ये बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो वहाँ पर एक एयरपोर्ट है जो कैंगलुसेक के नाम से है, और कैंगलुसेक वेस्ट कोस्ट है, वहीं पर जगह भी है, उसी के नाम से ही है ये। इंटर कॉन्टिनेंटल फ्लाइट कनेक्ट ग्रीनलैंड टू कोपेनहेग, जो इंटर कॉन्टिनेंटल फ्लाइट है जो कनेक्ट करता है ग्रीनलैंड को किससे, कोपेनहेगन से। एज ऑफ मई 2007 में, जब मई 2007 में एयर ग्रीनलैंड इनिशिएट अ सीजनल रूट, तो एयर ग्रीनलैंड जो है उसने जो है ग्रीनलैंड ने एयर रूट मतलब जो बाई एयर जो एक रूट निकाला, एक रास्ता निकाला, इनिशिएट किया, शुरू किया कहाँ से, फ्रॉम बाल्टीमोर इन द यूनाइटेड स्टेट बाल्टीमोर से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, आप देख लिए आंसर, फिर मैं कॉपी हटा रहा हूँ, ठीक है। हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, खाली आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बुक कॉपी में करनी है, बाकी सब बुक में करनी है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।